मोदी सरकार 2.0 के अंतिम दिनों में देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करने को लेकर नियम बनाने की बात कही गई थी और इस संबंध में दिवंगत राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति को सरकार ने फरवरी 2024 में नियम बनाने की जानकारी दी थी। देश में वर्तमान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपनी संपत्ति का ब्यौरा जनता के सामने रखना अनिवार्य नहीं है और इसी कड़ी में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में हाई कोर्ट के लगभग 87% जजों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों का संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी यह जानकारी दी गई थी कि यहां सेवाएं देने वाले 27 जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस देवाई चंद्रचूड़ को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन जजों के नाम बताए थे, लेकिन संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक पटल पर नहीं रखा गया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने को लेकर अभी कोई कानून नहीं है। यह पूरी तरह से जज पर निर्भर है कि वह अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करे। इस संबंध में केंद्र सरकार कानून बनाने को लेकर कदम बढ़ा चुकी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम दिनों में कानून मंत्रालय ने राज्यसभा की एक कमेटी को यह जानकारी दी थी कि वे जजों की संपत्ति सार्वजनिक करने संबंधित नियम बना रही है। यह जवाब इस कमेटी की रिपोर्ट पर दिया गया था। कमेटी ने अगस्त 2023 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 30 सदस्यों वाली इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया था कि आखिर नेता और अफसर ही क्यों, बल्कि जजों को भी अपनी संपत्ति जनता के सामने रखनी चाहिए। कमेटी का कहना था कि इससे जनता का व्यवस्था पर विश्वास बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह जानकारी भी सामने आई है कि केंद्र सरकार संपत्ति सार्वजनिक करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर रही है। अभी तक इस संबंध में कोई भी नियम सामने नहीं आए। केंद्र सरकार अब आगे इस पर क्या एक्शन लेती है और न्यायपालिका इस पर क्या रुख होता है न्यायपालिका का, यह देखने वाला होगा। देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति के सार्वजनिक किए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। तर्क दिया जाता रहा है कि जज भी एक सार्वजनिक पद है और ऐसे में उसकी शुचिता अनिवार्य है। पूर्व में भी हाई कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगते आए हैं। 2008 के ऐसे ही एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जज निर्मला यादव पर 15 लाख की रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। 15 लाख की रिश्वत एक जमीनी विवाद में फैसला दिए जाने को लेकर लगाए गए थे। इस रिश्वत से भरा हुआ एक बैग निर्मला यादव के घर भेजा जाना था, लेकिन गलती से यह दूसरे जज के पास पहुंच गया और भेद खुल गया। वर्तमान में इस मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है और इसी तरह के एक और मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज एसएन शुक्ला और उनकी पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में भी सीबीआई जांच और मुकदमा चल रहा है। एक अन्य मामले में मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक जज के भ्रष्ट होने की बात कही थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंची आतिशी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि के आरोप की बीजेपी नेता राजीव बब्बर की याचिका पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष सुनवाई अब सोमवार 30 सितंबर को होगी। दरअसल अग्रवाल समाज के वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर वोटिंग लिस्ट से काटने से जुड़े केजरीवाल और आतिशी के बयान पर आपराधिक मानहानि मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी। बीजेपी नेता राजीव बब्बर की वकील सोनिया माथुर ने याचिका पर सुनवाई की। अचानक सूचना मिलने पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि अचानक ही हमें याचिका का पता चला, लिहाजा जवाब के लिए समुचित समय नहीं निकला। अरविंद केजरीवाल और आतिशी के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सोमवार को सुनवाई पर सहमति जताई। फिर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई तय कर दी। आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही बीजेपी नेता राजीव बब्बर की वकील सोनिया माथुर की वकील ने कहा कि हमने इस मामले में केविएट लगाया है, लेकिन रजिस्ट्री ने इसकी सूचना हमें नहीं दी। माथुर ने कहा कि हमारी केविएट के बावजूद रजिस्ट्री ने केजरीवाल और आतिशी की याचिका के बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी, न ही याचिका की कॉपी मिली। हमें तो कहीं और से ये सूचना मिली तो हम कोर्ट आ गए, लिहाजा हमें जवाब देने के लिए समय चाहिए। हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश में आप नेताओं के बयानों को हानिकारक माना गया।
कोर्ट ने कहा कि बयानों से पता चलता है कि वे अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए दिए गए थे। मानहानि शिकायत में आपके 2 अन्य नेताओं सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार का भी नाम है। दिल्ली हाई कोर्ट की एकल जज की पीठ ने कहा था कि आप नेताओं के आरोपों से पता चलता है कि भाजपा नाम हटाने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर करके भ्रष्ट आचरण में लगी हुई है। इसमें कहा गया है कि इन टिप्पणियों ने भाजपा की प्रतिष्ठा को धूमिल किया और पार्टी में जनता के विश्वास को कम। केजरीवाल और अन्य आप नेताओं ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने बब्बर की शिकायत के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी सम्मन को बरकरार रखा था। बब्बर ने तर्क दिया कि आप नेताओं ने दिसंबर 2018 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर मतदाताओं, खासकर बनिया, पूर्वांचली और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम हटाने का निर्देश देने का झूठा आरोप लगाकर भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। आप नेताओं ने शिकायत को राजनीति से प्रेरित बताते हुए मजिस्ट्रेट अदालत के 15 मार्च 2019 के आदेश और सत्र अदालत के 28 जनवरी 2020 के आदेश को रद्द करने की मांग की। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बब्बर पीड़ित पक्ष नहीं थे। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आप नेताओं के दावे केवल मुकदमे के दौरान ही स्थापित किए जा सकते हैं। बता दें कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए निर्धारित है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। हिमाचल प्रदेश सरकार के हालिया आदेश को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को तलब किया है और इस आदेश पर नाराजगी जताई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेहड़ी, फास्ट फूड कॉर्नर और ढाबा मालिकों को काउंटर पर अपना नाम और पहचान का दस्तावेज अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन इस फैसले के बाद राज्य सरकार और कांग्रेस हाईकमान के बीच विवाद उभर आया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के समान है, जिसने इसी प्रकार का कदम उठाया है। विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि यह व्यवस्था विशेषकर खाद्य सामग्री बेचने वालों के लिए सख्ती से लागू हो, ताकि बेची जाने वाली वस्तुएं स्वच्छ और पौष्टिक हो। इस आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष का माहौल पैदा हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय नेतृत्व ने विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब किया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे पर नाराज हैं। वहीं इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि PWD और शहरी विकास मंत्रालय के प्रमुख विक्रमादित्य सिंह को इस मामले पर विवादास्पद टिप्पणी नहीं देने के लिए कहा गया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने इस आदेश को लेकर विक्रमादित्य सिंह से नाराजगी व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार रेहड़ी वालों को लाइसेंस देकर नियमित करने की योजना बना रही है, ताकि अव्यवस्था न फैले। विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार का आदेश पूरी तरह से राज्य की आंतरिक सुरक्षा और नागरिकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी राज्य से लोग रोजगार के लिए आ सकते हैं, लेकिन राज्य की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश का सियासी माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। राज्य में अवैध मस्जिदों के निर्माण का आरोप लगाकर कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मच गई। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोगों की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। विक्रमादित्य सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, तब मुख्यमंत्री पद के लिए प्रतिभा सिंह प्रमुख दावेदार थी, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके बाद से ही कांग्रेस में अंदरूनी संघर्ष की खबरें सामने आ रही थी और अब यह विवाद विक्रमादित्य सिंह के आदेश के बाद और ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की नजरें अब हिमाचल प्रदेश की सियासी हलचल पर टिकी हुई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। राहुल गांधी ने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना वाला समारोह करार दे दिया। राहुल गांधी भगवान श्री राम और सनातन धर्म के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? चीन अच्छा लगता है, पाकिस्तान परस्त अच्छे लगते हैं, बस सारी कमियां भारत में ही दिखती है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए राहुल ने इस साल जनवरी में अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना वाला करार दिया है। इसको लेकर साधु संतों ने आक्रोश जताते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला है।
वहीं भाजपा नेता अपर्णा यादव ने भी गांधी परिवार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रचार के दौरान कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था, वहां अमिताभ बच्चन को बुला लिया। उद्योगपति अंडानी और अंबानी को आमंत्रित किया गया था। वहां क्या आपने किसी बढ़ई को देखा? क्या किसी किसान को देखा? कोई मजदूर देखा? नाच गाना चल रहा है, डांस हो रहा है, प्रेस वाले हाय हाय कर रहे हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा, कांग्रेस सरकार शुरू से नकार रही है कि राम नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, तो उनके नेता तो ऐसा बोलेंगे ही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। प्राण प्रतिष्ठा को राहुल गांधी जी अगर नौटंकी बता रहे हैं तो उनकी ऐसी भावना रही होगी। उनकी दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों की नजर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसमें भगवान श्री राम की बालक रूप में स्थापना हुई है। विश्व हिंदू प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मीडिया इंचार्ज शरद शर्मा ने राहुल गांधी की मानसिकता को विक्षिप्त करार देते हुए कहा, उनकी पार्टी तो राम के अस्तित्व को ही नकारती है। ऐसी भाषा का प्रयोग दुखद है। वह विदेशी मानसिकता से ग्रस्त हैं। उनका इलाज आगरा में कराया जाना चाहिए और समाज ऐसे लोगों को दंड देने का कार्य करे। अपर्णा यादव ने भी कहा कि वो खुद क्या कर रहे हैं ये देश को पता है। जिसने ऐसा बोला है उसने वह कार्यक्रम देखा ही नहीं। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुद सबके ऊपर फूल छिड़के एक एक व्यक्ति से मिलकर आए। जिसने यह बोला है उसके घर में खुद ही 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या उन लोगों ने ऐसा कभी किया है? उन्होंने खुद सनातन को खत्म करने का काम किया है। राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें प्रधानमंत्री या रामलला पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने 13 बागी नेताओं को निलंबित कर दिया है। जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई है उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में लिखा है कि वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस का बागी नेताओं पर एक्शन जारी है। टिकट न मिलने से नाराज बागी नेताओं की पार्टी सदस्यता छीनी जा रही है। अब तक हरियाणा के 13 नेताओं को कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। इतना ही नहीं, जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई है वो 6 साल तक कांग्रेस में शामिल भी नहीं हो सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने अपने कई नेता और कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेता और कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल कांग्रेस को उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार प्रसार और पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं करने वाले 13 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न माध्यम से मिली जानकारी में कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी उम्मीदवारों के विरुद्ध चल रहे विधानसभा चुनाव में भाग लेने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आई है। ऐसे में पार्टी में अनुशासन को बनाए रखने के लिए संबंधित नेताओं और कार्यकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से 6 वर्षों के लिए पार्टी से निलंबित किया जाता है। टिकट कटने पर कांग्रेस को उन नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी है जो कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी कुछ नेताओं को मनाने में कामयाब भी रही, लेकिन कुछ ऐसे नेता रहे जिन्होंने बगावत कर दी। इसी बगावत के रुख के कारण नेता और कार्यकर्ताओं को खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी की खबर आती रही है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को 13 बागी नेताओं को निष्कासित करके हर किसी को चौंका दिया। निलंबित किए गए नेताओं के नाम नरेश ढाणे, प्रदीप गिल, सज्जन सिंह ढुल, सुनीता बट्टन, राजीव मामूराम गोंडर, दयाल सिंह सिरोही, विजय जैन, दिलबाग सांडिल, अजीत फोगाट, अभिजीत सिंह, सतबीर रतेरा, नीतू मान, अनीता ढुल बड़सिकरी। वहीं आपको बताते चले कि हरियाणा में नई सरकार के गठन के लिए प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होंगे, जबकि नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।